ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और वो है हाउ टू स्टडी फॉर क्लास 10th टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, हम क्या करें ऐसा कि हमको क्लास 10th में अच्छे मार्क्स मिले। वैसे तो किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ वो ज़रूरी होता है, लेकिन क्लास 10th में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जब क्लास 10th या 12th की बात करते हैं या बाकी आगे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो थोड़ी सी उसमें एक चीज़ डिफरेंट होती है। क्या होती है भी आगे डिस्कस करेंगे उसको हम, ठीक है। सो बच्चों, क्लास 10th में किस तरीके से अच्छे मार्क्स लाए जाएं, राइट। अगर मैं जो ट्रिक्स, जो टेक्निक, आपको जो तरीका बताने वाला हूं उसको आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही। कोई भी आपको अच्छे मार्क्स लाने से बोर्ड्स में नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर जो हम बात करें कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी बच्चे की, ठीक है ना, अगर जो हम बात करें जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी किसी भी स्टूडेंट की, राइट, एक एग्जाम के लिए, वो किस चीज पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो उसमें आपकी चीज आएगी, अगर जो हम देखें यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है ना, जो मार्क्स है या जो परफॉर्मेंस है किसी भी स्टूडेंट की किसी भी एग्जाम में, वो जिन दो चीजों पे बच्चों डिपेंड करती है उसमें से पहली चीज आपकी जो होती है वो होती है आपकी प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। कि भी एग्जामिनेशन जो है हुई नहीं है, उससे पहले की हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कैसी है, ठीक है। प्री एग्जाम जो प्रिपरेशन है वो कैसा है, राइट। अब जो प्री एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी आती है तीन चीजें। एक आता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है कि नहीं है। जो भी एग्जाम में आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उससे जो डेटा आने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपके क्लियर है कि नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस ये सबसे पहली चीज हो जाती है। दूसरी चीज जो बच्चों आती है वो आती है प्रैक्टिस। अब बच्चों कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ाई तो करते हैं, यानी कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर डेली पढ़ रहे हैं और स्कूल में भी अच्छे से पढ़ रहे हैं टीचर से, राइट। लेकिन वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं आपका जो है कुछ कमी छोड़ देते हैं, या प्रैक्टिस करते नहीं है। उनको लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए, जो भी पढ़ना था, डेफिनेशंस पढ़नी थी, टाइप्स पढ़ने थे, क्लासिफिकेशन पढ़नी थी, जो भी डेटा लर्न करना था वो तो हमने अच्छे से पढ़ लिया और लर्न कर लिया है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम कर ही लेंगे, ठीक है ना। उनका सोचना एक तरीके से सही भी है, भाई कॉन्फिडेंट है वो, उन्होंने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो आएगा वो कर देंगे उसको। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपसे जब आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लिया आपने और आप उस पर महारत हासिल कर चुके हैं, ठीक है, उसके बावजूद 30% क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। मैं उस केस की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, जब आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, आपसे 30% क्वेश्चंस नहीं होंगे अगर जो आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं करी है क्वेश्चंस की। रीजन बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उस कॉन्सेप्ट्स को आपने इस तरीके से पढ़ा है कि भाई आपने उसको एक अंडरस्टैंडिंग के वे में लिया है, लर्निंग के वे में लिया है। लेकिन जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्जाम्स में, 30% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, कि आप उसको रियल लाइफ में जब अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आप क्या करेंगे, कैसे अप्लाई होगा, वो उस तरीके से आपका उन क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। तो वो तो आप पढ़ते हुए सीखते नहीं है। और जो ये एप्लीकेशंस होती हैं रियल लाइफ, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपकी जो बुक में लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग कोई एग्जाम्पल लेके आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा वहां पे। तो जब तक कि हम 2, 4, 10 सिचुएशंस में ऐसे, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस बेसिकली हमको मिलेंगे सैंपल क्वेश्चंस, जब तक ऐसे क्वेश्चंस हम डील ना कर लें, कर ना लें, तब तक हमको आइडिया उस चीज का नहीं लगता है, चाहे कितना भी हमको जो है कितना भी हमने अच्छे से पढ़ा हो कॉन्सेप्ट को। इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए स्टूडेंट्स, जिस बच्चे ने पूरे साल भर पढ़ाई करी है, तो ये पूरे साल भर खाली कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने क्लियर किया है बहुत अच्छे से, और एक बच्चा ऐसा है जो सिर्फ लास्ट के टाइम पे, ठीक है ना, PYQs आपने सारे सॉल्व कर लेता है, वो जो भी लास्ट 10 ईयर्स के हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के वो देख लेता है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देख लेता है।
आप देखिए दोनों के नंबर ना ऑलमोस्ट बराबर आएंगे, गारंटी के साथ। कोई बच्चा बहुत ही एक्सेप्शनली गुड नहीं है अगर जो कि उसने सब कुछ पढ़ लिया है और जैसे ही वो एग्जाम में क्वेश्चन देखता है तो एकदम से अप्लाई भी बहुत अच्छे से कर देता है, इसका बहुत ही शार्प माइंड है, ठीक है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है और वो बहुत ही एक्सेप्शनल है, वो आपका 0 पॉइंट आप समझिए 1% ही होगा ऐसा बच्चा, ठीक है। तो बाकी जो आपके बच्चे हैं ना 99%, ठीक है ना, ऑलमोस्ट, ये आपके जो है नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को अगर जो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है ठीक से उन 30%, राइट। तो आप क्या, आपने अगर जो प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया ना, बहुत अच्छे से बच्चों को जो क्लियर किया, फिर मैं कह रहा हूं जो बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, जो कि अक्सर हम नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ गैप्स रह ही जाते हैं, बहुत अच्छे से कर लिया तो भी 70% ही आप समझिए आपका पेपर तैयार है। प्रैक्टिस करेंगे तो 30% और तैयार हो जाएगा। बट इसमें आपको, जैसे कोई भी हम खाना बनाते हैं तो लास्ट में एक तड़का लगाया जाता है उसमें, ताकि उसका टेस्ट एनहेंस हो जाए, थोड़ी धनिया की पत्ती डाली जाती है ऊपर से, ठीक है, ताकि और अच्छे से खाना वो तैयार हो गया, आपका खाने के लायक होगा, मजा आएगा खाने में। तो बच्चों एक पॉइंट इसमें उसी तरीके से हम और ऐड करेंगे, डाउट क्लियरेंस, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो डाउट्स तो आएंगे ही, सीधी सी बात है, ठीक है, चाहे कितनी ही आपकी प्रिपरेशन हो, जब आपने प्रैक्टिस किया है तो डाउट आएंगे, उन डाउट्स को फिर आपको क्लियर करना है। और इस तरीके से बच्चों, ठीक है, आपका यहां पे मैं कहूंगा 101% पेपर तैयार हो जाता है, 101%, कोई शक ही नहीं है। तो 100% होता है, मैं कह रहा हूं 101% तैयार हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों अगर जो आपने ये 3 चीजें कर ली हैं तो आप पूरी तरीके से तैयार हैं, ठीक है, और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से जो अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, कोई आपको नहीं रोक पाएगा। लेकिन दूसरी एक चीज और होती है, कई बच्चे ये तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं बट यहां गड़बड़ कर देते हैं। ये चीज क्या है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपके एग्जाम हॉल परफॉर्मेंस। दूसरी चीज जो है बच्चों यहां पे क्या है, एग्जाम हॉल परफॉर्मेंस। आप एग्जाम हॉल के अंदर कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं बच्चों। हम तैयारी करते हैं पूरे साल भर, जो प्री एग्जाम प्रिपरेशन है आपकी चलती है पूरे साल भर, 365 डेज चलती है, और जो एग्जाम होता है ना बच्चों सिर्फ 3 आवर्स का होता है। बस इसी से इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। आपने जिस चीज को समझने में 365 डेज लगाए हैं वो चीज आपको 3 घंटे में सारी की सारी लिखनी है, सारी की सारी इन द सेंस कहीं से कुछ भी आएगा हमको तो नहीं पता। तो 3 घंटे मिले हैं आपको उस सारी नॉलेज को, ठीक है ना, अपना पेपर पे जो है बिखेरने के लिए, सिर्फ 3 आवर्स मिले हैं। तो बच्चों एक चीज जो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी एग्जाम हॉल परफॉर्मेंस में, जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ, ठीक है, तो वो हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा, टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, टाइम मैनेजमेंट। 3 आवर्स है आपके पास, सिर्फ क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लगेगा कि आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अब देखिए टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, स्टार्टिंग में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बहुत टाइम देते हैं। जिन्होंने पहले से बहुत सारे सैंपल पेपर्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टाइम लिमिट लगा के नहीं की हुई होती है, तो मैं सजेस्ट ये भी करूंगा कि इसी में ही आप लोग सैंपल पेपर की भी टाइम लिमिट लगा के कई क्वेश्चंस पेपर्स की प्रैक्टिस भी कीजिए। इसीलिए हर एक बोर्ड जो है एक सैंपल पेपर निकालता है एग्जाम से पहले, ताकि बच्चा उस सैंपल पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले टाइम लिमिट लगा के, उसको आइडिया हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट का। तो आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी काम इसमें जो है कर लेंगे, ठीक है ना, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस भी एक कर लेंगे टाइम लिमिट वॉच के साथ, राइट। तो बच्चों यहां पे आते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या करने वाले हैं आप लोग। पहली बात तो आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए, वॉच होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं आपके पास एक वॉच होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी उसके अंदर बच्चों क्वेश्चंस आ रखे हैं, आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, आपको पेपर मिल जाता है क्वेश्चन पेपर, तो पढ़ने के लिए मिलता है, वो पढ़ना नहीं होता, उसमें स्ट्रेटजी बनानी होती है आपको कि क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आए हैं, ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, ये वाले नहीं आते, इसमें टाइम लग सकता है, इसमें जो है जल्दी हो जाएंगे, वो स्ट्रेटजी आपको अपने माइंड में बनानी है, ठीक है, ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो जब आप एग्जाम दे रहे हो। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस देखने, पहले तो पहले से आपको पता होने चाहिए किस टाइप के सैंपल पेपर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस में कितना टाइम मुझको देना है, ठीक है। जिसके लिए 2 मिनट देना है उसको 2 मिनट दीजिए, उसको 3 मिनट देना उसको 3 मिनट दीजिए, कुछ जल्दी हो जाएंगे तो उसमें जो टाइम बढ़े वो दूसरे में लगा देना, ठीक है। आपके दिमाग में एक एवरेज टाइम होना चाहिए कि भाई मुझे इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, इससे ज्यादा मैं इस क्वेश्चन को नहीं दे सकता, सेक्शन वाइज।
क्योंकि भाई पहला सेक्शन होगा उसमें ऑब्जेक्टिव है, दूसरा सेक्शन होगा उसके अंदर सब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भाई एक क्वेश्चन पे इतना टाइम है तो मुझे इतना ही देना है, राइट। कुछ जल्दी हो जाएंगे तो लास्ट में आपको बस तब पता चलेगा टाइम कि मेरे पास टाइम बचा हुआ है, सेक्शन ए का टाइम है मेरे पास थोड़ा हो, तो लगा दो, जो नहीं आए उनमें लगा दो वो टाइम। फिर मैं दूसरे सेक्शन पे जाओ, उसमें एक एवरेज निकाल लो, भाई इतना टाइम मुझे एक क्वेश्चन पे देना है, उसको कर लो। लास्ट में बच्चों देखो आपके पास टाइम बचेगा हमेशा, अगर आप इस तरीके से एवरेज निकालेंगे कि हर एक सेक्शन में मुझे एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, और उसके अकॉर्डिंग वॉच देख के अगर जो आसानी से अपना पेपर दे रहे होंगे, ठीक है ना, पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो आपके पास लास्ट में टाइम की कमी नहीं होगी, टाइम आपके पास बचेगा 4-5 मिनट, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सके, ज्यादा ही बच सकता है, पेपर आसान है तो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बच्चों बहुत जरूरी है, घड़ी के साथ जाइए, सैंपल पेपर से पहले से ही देख लीजिए किस सेक्शन में जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर हर एक क्वेश्चन पे एवरेज टाइम आपको कितना देना है, राइट, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा, वरना बच्चों होने वाला क्या है, लास्ट में आपके पास टाइम की कमी होती है, दिमाग में प्रेशर आता है, जो आता है हम वो भी नहीं कर पाते हैं। आधे टाइम तो हम बहुत धीरे धीरे कर रहे होते हैं और लास्ट में एकदम से प्रेशर आता है, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, तो जो हमें आता है वो भी ठीक से हम नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, बहुत ज्यादा अच्छे से, कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ी के साथ जाइए अगेन, और आपका जो हर एक सेक्शन में कौन से क्वेश्चन में, हर एक सेक्शन में जो क्वेश्चन है एवरेज टाइम एक पे कितना देना है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको आप जो है सॉल्व कीजिए क्वेश्चन पेपर को। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, यहां पे थोड़ा सा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि एग्जामिनर की सोच क्या होती है, ठीक है। एग्जामिनर की सोच बच्चों ये होती है कि जब वो क्वेश्चन पेपर आपका चेक कर रहा है, ठीक है, आपके क्वेश्चन हमेशा सीक्वेंस में होने चाहिए, ठीक है ना, सीक्वेंस, क्वेश्चंस जो होते हैं ना सीक्वेंस में होने चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चंस विल बी इन सीक्वेंस। सो आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस राइट शुड बी इन सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो पहला क्वेश्चन को आप पहले कीजिए, दूसरे को बाद में कीजिए, तीसरे को बाद में कीजिए, चौथे को बाद में कीजिए, पांचवें को बाद में, ऐसे कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं करना कि पहले 10 वाला कर लिया, फिर फर्स्ट वाला कर रहे हैं, फिर फोर्थ वाला कर रहे हैं, फिर थर्ड वाला कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अब आप कहेंगे सर हमें जो आता है हमें तो वो पहले करना होगा, बहुत सीधी सी बात है बच्चों, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना आइडिया तो आपको हो ही जाएगा, जब हमने अच्छे से प्रिपरेशन किया, सिंपल पेपर सॉल्व किया, आपको पता है कि भाई कौन वो क्वेश्चन जो है कितनी गैप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके लिए थोड़ा गैप छोड़ दीजिए, नहीं भी समझ में आ रहा है कितने गैप में आएगा, 1-2 लाइन ज्यादा छोड़ दो, ठीक है ना, उसके लिए गैप छोड़ दो। और अगर जो गैप आप छोड़ रहे हो और पेज के लास्ट तक जा रहा है तो उसमें पीटीओ लिख दो, कि भाई एग्जामिनर को पता चल जाए कि पीछे इसने कुछ लिखा हुआ है, वरना सोचेगा पीछे कुछ लिखा नहीं है, वहीं पे जो है कट करके फिर आगे वो बंद कर देगा कॉपी, है ना। तो आप लोग क्या करो, हमेशा आपको क्या करना है, सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अपने जो है अटेम्प्ट करना है। कभी भी बिना सीक्वेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई सेक्शन ए पहले कर लिया, सेक्शन बी पहले कर लिया, सेक्शन ए बाद में कर रहे हैं, वैसा कर रहे हो तो वैसा कर लो, लेकिन फिर सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस है उनको सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो। बाद में आप सेक्शन ए कर रहे हो तो सेक्शन ए चाहे बाद में कर लो, उसके सीक्वेंस सारे अटेम्प्ट करो, आपका जो है उसी सीक्वेंस में उसके क्वेश्चंस आपके सीक्वेंस में होने चाहिए। कोशिश तो यही करो, सेक्शन ए से शुरू करो, लास्ट के सेक्शन तक जाओ और सारे क्वेश्चन जो है आपके सीक्वेंस में रखो। फिर भी अगर जो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है कि भाई मैं क्वेश्चन जो बाद का सेक्शन उसको पहले करना चाहता हूं, तो बाद वाला सेक्शन आप पहले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो सेक्शन आप कर रहे हो उसके भी सीक्वेंस में ही करो सारे आंसर्स, ठीक है ना। तो आपके जो बच्चों क्वेश्चंस होने चाहिए वो सीक्वेंस में होने चाहिए, सेक्शंस भी जहां तक हो सके सीक्वेंस में रखो। बट अगर जो कंफर्टेबल लग रहा है कि सेक्शन थोड़ा आगे पीछे करने, तो सेक्शन भले ही आगे पीछे कर लो, बट उस सेक्शन के देन ऑल द क्वेश्चंस शुड बी इन सीक्वेंस। तो क्वेश्चंस को जब बच्चों सीक्वेंस में रखते हो तो होता है कि मैं आपको एक चीज बताता हूं। एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके पास क्वेश्चन पेपर है, कई पेज का होता है, ठीक है ना। जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में, बोर्ड में, उसमें एक पेज नहीं होता, कई सारे पेज होते हैं, हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है, या रीजनल जो लैंग्वेज होती है उसमें लिखा रहता है। तो एग्जामिनर को ऐसे से खोल के देख रहा है भाई क्वेश्चन पेपर को, उसके पास एक आंसर की भी होगी जो बोर्ड देता है कि भाई आंसर की, इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए, उसके बारे में भी अभी मैं एक बात बताऊंगा, ठीक है। तो जब आप सीक्वेंस में नहीं लिखते हो तो कभी एग्जामिनर ऐसे कर रहा है पन्ना,
फिर ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, फिर आपका पेपर ऐसे कर रहा है, शीट भी उसके हाथ में, तो उसको बड़ा अनकंफर्टेबल सा एक मैसी हो जाता है और उसको कई सारी कॉपियां चेक करनी है, खाली आपकी कॉपी चेक नहीं करनी है उसे। तो वो फटाफट कोशिश करेगा मैं जल्दी जल्दी करूं। बहुत अच्छा एग्जामिनर होगा ना बच्चों, जो बहुत अच्छे से कर रहा है, वो भी गलती कर बैठेगा आपके पेपर में अगर जो आपने ठीक से नहीं किया होगा। और जो ऐसा एग्जामिनर होगा जो गुस्सा ही आ जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्या लिखा है इस बच्चे ने, तो ऊट पटांग काट देगा कुछ भी कहीं से, जो नंबर आ रहे होंगे वो भी चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो इस चीज का कि क्वेश्चन पेपर हमेशा करो सीक्वेंस में। तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि भाई एक बच्चे ने सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो वो बिना फ्रस्ट्रेट हुए आपके क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है, मतलब चेक करता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों जो आपकी हैंड राइटिंग है वो होनी चाहिए नीट। ठीक है ना। हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए नीट और क्लियर। मैंने यहां पे गुड नहीं बोला है कि बहुत अच्छी बहुत सुंदर हैंड राइटिंग होनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए नीट एंड क्लियर। जो लेटर्स आप लोग लिख रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्लियरली विजिबल। भाई टी है तो टी है, टी का पी ना लगे, ठीक है ना। आर है तो आर लगे, आर का कुछ और ना लगे। ठीक है। तो आपका नीट एंड क्लियर आपकी राइटिंग होनी चाहिए, साफ सुथरी राइटिंग, खुली खुली लिखनी है आपको। ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर और ऐसा कुछ नहीं, नीट और क्लियर आपको हैंड राइटिंग लिखनी है। दूसरी चीज बच्चों, आपका ठीक है जो क्या कहते हैं डायग्राम्स है, स्केमेटिक डायग्राम बनाइए। बहुत सुंदर बहुत अच्छे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं कि उसमें सारा टाइम वेस्ट कर दिया। स्केमेटिक बनाइए, सारी लेबलिंग्स उसकी हो जाए अच्छे से, बस वही डायग्राम चाहिए होता है एग्जामिनर को कि उसमें सारी लेबलिंग आपने अच्छे से कर दी हो, वो लग रहा है कि भाई हाँ इसमें ये पार्ट ऐसे ऐसे ये है। तो स्केमेटिक डायग्राम को बनाना है, वहां पे कोई आपको बहुत बड़ी चित्रकारी नहीं करनी है डायग्राम बनाते हुए। और एक चीज बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा था आंसर की के बारे में। तो हर एक एग्जामिनर को ना बच्चों आंसर की मिलती है। तो बहुत सारे तो एग्जामिनर होते हैं एक्सपीरियंस, जो बहुत पहले से पढ़ाते हैं, उनको काफी नॉलेज भी होती है, तो उनको पता होता है बच्चा आउट ऑफ द कोर्स भी, आउट ऑफ द बुक भी आंसर लिख सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए थायराइड ग्लैंड का, ठीक है, जो बायो में थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है ना, जो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं क्लास 10th में, तो वहां पे आता है कि भाई थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो वहां पे मान लीजिए कैल्सिटोनिन और आपका थायरॉक्सिन, दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है। कैल्सिटोनिन आपकी बुक में नहीं है और थायरॉक्सिन आपकी बुक में है, और किसी बच्चे ने वहां पे लिख दिया कैल्सिटोनिन एग्जाम में, तो बच्चे का आंसर तो सही है, लेकिन एनसीईआरटी में तो वो नहीं था। एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें वो नहीं है, बट ऐसा हार्मोन होता है एक। तो जो टीचर पता होगा, एक्सपीरियंस बच्चा आउट ऑफ द बुक भी लिख देता है, तो उसको पता है, तो ऐसी चीजों को ध्यान रखेगा। बहुत सारे केस में उनको आते होंगे, अदर देन दैट क्वेश्चन भी, तो उसका आंसर लगाते हुए चलेंगे टीचर। लेकिन बहुत सारे केस में बच्चों ऐसा क्या होता है कि जो क्लास 10th के टीचर होते हैं, अगर जो न्यूली ज्वाइंड है एग्जामिनर, वो भी बन सकते हैं। भाई कोई स्कूल रिकमेंड करेगा कि ये टीचर एग्जामिनर है, तो कॉपी चेक करने वहां पे जाएगा, और वो वहां पे जाके, जरूरी नहीं है कि बायो के ही बैकग्राउंड का हो, केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें क्लास 10th तक तो आपका सब कुछ सेम रहता है ना, टीजीटी होते हैं, तो वहां पे एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसा बाइफर्केशन नहीं होता है, वहां पे एक ही टीचर होता है सीबीएसई बोर्ड्स में। ठीक है ना। तो वही कॉपी चेक करने वहां पे जाते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में बाइफर्केशन कर देते हैं, बट वहां पे कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं है कि भाई बायो वाला टीचर बायो का कॉपी चेक करेगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं। एक ही कॉपी होती है, उसको एक ही टीचर चेक कर रहा होता है। क्या पता उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उसको वो एग्जाम्पल आता है कि नहीं आता है, आपने कहीं से आउट ऑफ द बुक एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है और उसको आपने वहां पे लिख दिया। आंसर की में जो बोर्ड बना के भेजता है आंसर की एग्जामिनर को कि इसमें से देख देख के आपको कॉपी चेक करनी है, उसमें हो सकता है वो एग्जाम्पल ना हो, तो वो एग्जामिनर तो चेक कर देगा उसको उसके अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए जो कॉन्सेप्ट्स है कोशिश कीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह है, जो कॉन्सेप्ट्स है उनमें जो कीवर्ड्स वगैरह है वो वही यूज कीजिए जो एनसीईआरटी के अंदर है, जो आपको स्कूल में ही पढ़ाए जाएंगे, ज्यादातर रेफरेंस बुक्स में भी होंगे, उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। गूगल पे देख के और इधर उधर किसी बड़ी बुक में देख के या किसी और साइंटिफिक मैगजीन में देख के अगर जो कोई एग्जाम्पल या चीजें आपने लर्न कर ली है, उनको अवॉइड करिए वहां पे लिखने से एग्जाम पेपर में। ठीक है। वरना वो अगर जो किसी ऐसे टीचर के हाथ में पड़ गया जो न्यूली ज्वाइंड है और उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि उसको नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक कर ले कहीं गूगल वगैरह से कि बच्चे ने सही तो नहीं लिखा है ना, तो आपका वो गलत भी कर सकता है और उस पर कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। वो आंसर की देख के कर रहा है चेक उसे, और आपको कौन सा पता ही चलेगा कि आपका एक मार्क कट गया, कौन सा आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं स्क्रूटनी करवाने कि भाई मेरा 1-2 नंबर उस वजह से कट गया होगा, आप भी इतना नहीं सोचेंगे, है ना। तो क्वेश्चंस में जो एग्जांपल्स आप लिखेंगे, कीवर्ड्स जो आप यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए कि यूज कीजिए वही वाले
कौन से वाले? जो आपके एनसीईआरटी में यूज हो रहे हैं, वही आपके स्कूल्स वगैरह में पढ़ाए जाते हैं, वही रेफरेंस बुक में भी मिलते हैं ज्यादातर। ठीक है, इधर उधर से जो एग्जाम्पल जो कीवर्ड्स हैं उनको वहां पे लिखने से अवॉइड कीजिए। राइट बच्चों, अगर जो आप ये सब कुछ करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छा जाने वाला है, आप बहुत अच्छे मार्क्स ग्रैब करेंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए ये सब चीजें समझ के, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके से कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। टिल देन टेक केयर, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय एवरीबॉडी।